नमस्कार बच्चों, जय हिंद। बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग आज प्रियम्बल के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो टर्म है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल का आया हुआ है और इसके कॉन्सेप्ट को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये क्या है, जो प्रियम्बल है ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी कह सकते हैं या फिर आप इसको इसेंस कह सकते हो। तो क्या है बेटा, ये जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है बेटा, ये बेटा समरी है या फिर आप उसको इसेंस कह सकते हैं, या कह सकते हैं आप इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये, या तो ये समरी कह सकते हो आप इसको या फिर आप इसेंस कह सकते हो। और ये जो है ना, जो जवाहरलाल नेहरू जी का एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ये वहां से लिया गया। ठीक है, जो उन्होंने जनवरी 1947 में, जनवरी में जो 1947 में जेएल नेहरू का जो बेटा रिजोल्यूशन था, ये वहां से अपन ने उठाया, वहां से लिया गया। अब ये प्रियम्बल क्या कह रही है, सीखिएगा। हमारे प्रियम्बल में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उसके एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनकी बात की गई है। और ये क्या कर रहा है बेटा, ये प्रमोट कर रहा है एड्स और लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो बेटा प्रियम्बल है ना, वो क्या है बेटा, ये लीगल इंटरप्रिटेशन है। एड्स एंड लीगल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एड्स और लीगल इंटरप्रिटेशंस को बता रहा होता है। अब आप समझिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं। पहले एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेते हैं हम अपने प्रियम्बल के बारे में, जहां पर कुछ वर्ड्स कहे गए। जैसे स्टार्टिंग करते हैं हम प्रियम्बल की, बी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर हम प्रियम्बल की स्टार्टिंग करते हैं तो कैसे करते हैं बेटा, बी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। कुछ अपन इस तरह से इसकी स्टार्टिंग करते हैं, बी द पीपल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनके मतलब समझते हैं कि बी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन। एक वर्ड आएगा बेटा सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। तो वर्ड क्या आएगा बेटा, सॉवरेन। एक वर्ड आ रहा है सॉवरेन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हम इसका मतलब समझेंगे। दूसरा आ रहा है सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये सेकुलर। इन तीनों वर्ड्स का मतलब हमको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ वर्ड आ रहा है बेटा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इन सभी वर्ड्स के कॉन्सेप्ट को समझने की भी कोशिश करने हैं हमको। तो क्या कह रहा है बेटा, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस। एक वर्ड आ रहा बेटा जस्टिस, हमारी प्रियम्बल में वर्ड है जस्टिस। जस्टिस कौन सा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर रहे हैं। लिबर्टी की बात कर रहे हैं। लिबर्टी किस प्रकार की चाहिए अपन को, लिबर्टी थॉट्स की हो, लिबर्टी एक्सप्रेशन की हो, बिलीव की हो, फेथ की हो, वर्शिप की हो। हम उन लिबर्टीज की बात करें, इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर एक वर्ड आ रहा है इक्वलिटी, एक वर्ड और आ रहा है इक्वलिटी। इक्वलिटी की अगर अपन बात करें तो ये स्टेटस ऑफ द अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो ना, यूपीएससी, ये भी तो क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जा रही है हम सभी को। बस हमें मिनिमम क्वालिफिकेशन को पूरी करना होगा जो जो एग्जाम में डिमांड करेगा। फिर इस पर किसी भी कास्ट, रिलीजन, उसके बेसिस पर कोई वो लिमिटेशंस नहीं लगाई गई है। ठीक है बेटा। इक्वलिटी। फ्रेटर्निटी की बात करता है, फ्रेटर्निटी, बट फ्रेटर्निटी को बंधुत्व कहते हैं, भाईचारे की बात करना। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स की बात करता है। फ्रेटर्निटी क्या है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन की बात कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, हमें इन एक एक वर्ड्स के मतलब को हमें यहाँ पर समझना होगा, तभी हम इनको डिस्क्रिप्शन में उनको डिस्क्राइब कर पाएंगे और उनके मतलब को समझ पाएंगे। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रियम्बल है, अगर आप इसको देखें, एक सेकेंड,
अब जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसमें जो प्रियम्बल दिए गए हैं, इसके दो पर्पस हैं। देयर आर द टू पर्पस। पहली चीज, ये इंडिकेट करती है सोर्स, ठीक है, सोर्स जहां से कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी को ड्राइव्स करता है। पहली चीज क्या, तो ये जो प्रियम्बल है ना, इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। ये जो हमारी प्रियम्बल है, इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो क्या है बेटा, सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट्स अथॉरिटी। तो सोर्स की बात करता है, सोर्स, और ऐसे सोर्स जिनसे क्या करता है बेटा, जिनसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी, अथॉरिटी को ड्राइव्स कर रहा होता है, सोर्स की बात कर रहा है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है क्या है कि बेटा, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है सीक टू एस्टेब्लिश एंड प्रमोट कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑब्जेक्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्ट्स है ना, इनको वो ड्राइव्स कर रहे हैं। जो प्रियम्बल है क्या कर रहे हैं, ड्राइव्स कर रही है और प्रमोट्स करने का काम कर रही है, और प्रमोट करने का काम कर रही है। तो ये दो हमें इस प्रियम्बल में दो चीजें बताई जा रही हैं। पहला प्रियम्बल क्या बता रहा है बेटा, सोर्स, दूसरा क्या बता रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो दो चीजें हमें यहां से प्रियम्बल के बारे में कंफर्म हुई। अब जो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इन वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हम सॉवरेन वर्ड्स को देखते हैं। ये सॉवरेन वर्ड या सॉवरेनिटी होती क्या है। तो चलिए हम यहां से ही शुरू करते हैं। जो पहला वर्ड है वो वर्ड उठाते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है वो कह रहा है बेटा सॉवरेन। सॉवरेन को आप हिंदी में संप्रभुता कह सकते हो, संप्रभुता कह सकते हैं। सॉवरेनिटी या संप्रभुता की बात होती है, सॉवरेन। अब बेटा ये सॉवरेन क्या है बेटा, सॉवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। जो स्टेट है ना, उसकी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो क्या है बेटा, कि जो हम लोग बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। पहला पॉइंट कि क्या मिलती है, किसी भी स्टेट को एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी देता है ये सॉवरेन वर्ड। बहुत बड़ा खास मायने है। इसका मतलब क्या है, स्टेट के पास वो पावर होगा जिससे स्टेट क्या कर सकता है। जो अथॉरिटी है ना, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी का मतलब क्या है, किसी भी स्टेट के पास इंडिपेंडेंस है, वो पावर है जिससे स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेट कर सकता है एनी सब्जेक्ट्स पर। इसका मतलब क्या होगा बेटा, स्टेट legislate to any subject, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट पर रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ बना सकता है, ठीक है। तो दैट इट इज नॉट द सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ एनी एक्सटर्नल पावर, ठीक है। किसी भी एक्सटर्नल पावर के द्वारा कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो सॉवरेन का मतलब क्या हो गया बेटा, इंडिपेंडेंस। और इस इंडिपेंडेंस तीसरा वर्ड आ रहा है कि नॉट कंट्रोल्ड बाई, नॉट कंट्रोल्ड बाई बेटा एक्सटर्नल पावर, एनी एक्सटर्नल पावर। एक वर्ड यहां पर लगा सकते हैं अपन, एनी एक्सटर्नल पावर। किसी भी एक्सटर्नल पावर के थ्रू ये कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत बड़ी बात है। तो जो कॉन्सिक्वेंटली देखा जाए, जो टर्म सॉवरेन है वो प्रियम्बल में इसलिए इंप्लाई किया गया कि इंडिया इज नाइदर ए क्या बेटा डिपेंडेंसी और नॉर ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। क्या बात कर रहे हैं, नाइदर ए डिपेंडेंसी, क्या हो रहा बेटा, इंडिया क्या है बेटा, नाइदर आ डिपेंडेंसी और नॉर आ डोमिनियन ऑफ एनी कंट्री। किसी पर डिपेंड नहीं है और ना हम किसी के डोमिनियन है। बस इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वी आर आ इंडिपेंडेंट स्टेट। हम क्या है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, ठीक है। हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, देयर आर नो अथॉरिटी अबव इट। सो एंड इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर। हम इंडिपेंडेंट है तो हम अपने अफेयर्स को खुद कंडक्ट कर सकते हैं, अपने सभी मामलों को खुद देख सकते हैं, चाहे वो मामले इंटरनल हो चाहे फिर वो एक्सटर्नल मैटर हो।
ठीक है, तो ये प्रेम्बल बताने की कोशिश करें। तो इंडियाज डिक्लेरेशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, किसी भी मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट समझ होंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर एक बहुत समय से उठता चला आ रहा है कि इंडिया ने जो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ली है वो क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1949 में हमने क्या किया था कि 1949 में हम लोग कॉमनवेल्थ नेशंस की अपन लोगों ने मेंबरशिप ले ली थी, मेंबरशिप इशू। इस पे एक बड़ा मुद्दा बनता है कि क्या ये जो इशू है वो हमारी सॉवरेनिटी को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब समझिए 1949 में हम लोग कॉमनवेल्थ नेशंस के मेंबर्स बनते हैं, लेकिन ये हमारी सॉवरेनिटी को किसी भी मैटर में इफेक्ट नहीं करता है। दिस डिक्लेरेशन जो डिक्लेरेशन थी ना, ये बेटा ये एक्स्ट्रा लीगल थी। इसको क्या बोलते हैं, दिस जो इशू था हमने मेंबरशिप ली थी, दिस इज एक्स्ट्रा लीगल एंड इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। इट इज ए वॉलंटरी डिक्लेरेशन। तो ये क्या है बेटा, ये एक वॉलंटरी डिक्लेरेशन थी, ये जो थी ना, इसलिए इसको वॉलंटरी डिक्लेरेशन कहते हैं बेटा। हमने कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं करा, ये वॉलंटरी डिक्लेरेशन है बेटा। ठीक है, इसको आप एक्स्ट्रा लीगल कह सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इट इंडिकेट अ फ्री एसोसिएशन एंड नो ऑब्लिगेशन। फ्री एसोसिएशन, ऑब्लिगेशन नहीं है, दे आर नो ऑब्लिगेशन। तो ये क्या होता है बेटा, ये हॉनरेबल एसोसिएशन बिटवीन है इंडिपेंडेंट स्टेट्स। आप समझिएगा, जो फ्री कंट्रीज हैं, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, इंडिपेंडेंट देश हैं, उनके बीच में एक सामान्य एक एसोसिएशन है। लेकिन देखा जाए तो लोग कहते हैं इसके हेड है वो महारानी है ब्रिटेन की। तो इंग्लैंड का जो क्राउन है ना, वो इसका केवल ओनली द सिंबॉलिक हेड है, सिंबॉलिक हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ। नो क्लेम टू द एलिजेंस ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कोई एलिजेंस नहीं है। यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि इट इज एन अरेंजमेंट बाय फ्री विल। ये फ्री विल अरेंजमेंट है एंड टू बी टर्मिनेटेड बाय फ्री विल। हम जिस हिसाब से अपनी इच्छा से इसमें शामिल हुए हैं, उसी प्रकार हम अपनी इच्छा से इससे बाहर भी निकल सकते हैं। बात बताइए, यहां तक कंफर्म, यहां तक अगर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए जहां तक मैंने बात की। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो इसमें देखने को मिलती है वो है कि ग्लोबलाइजेशन का मुद्दा, कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन का मुद्दा आता जा रहा है, क्या ये सॉवरेनिटी ग्लोबलाइजेशन के साथ एडजस्ट कर पा रही है। तो इंडिया है ना सपोर्टर ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। जैसे हम कॉमनवेल्थ के साथ जुड़े हैं, ऐसे ही हम यूएन के साथ जुड़ते हैं, ऐसे ही हम WTO के साथ जुड़ते हैं, ऐसा ही हम WHO के साथ जुड़ते हैं, ऐसा ही हम IMF के साथ जुड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ हैं। तो हमारी सॉवरेनिटी का क्या कोई हमारी सॉवरेनिटी पे क्या ग्लोबलाइजेशन को इफेक्ट डाल रहा है? हम तो देखा जाए तो यूएन के फाउंडिंग मेंबर भी हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने अपनी सॉवरेनिटी से कहीं पर भी कोई कंप्रोमाइज कर लिया है। हम यहां पर अपनी सॉवरेनिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। ठीक है, जो सॉवरेनिटी, तो रियलाइज करिए दैट सॉवरेनिटी इज अ लीगल फिक्शन। सॉवरेनिटी है ना, वो लीगल फिक्शन है। अब प्रैक्टिस में कह सकते हो कि नॉट इट इज कंप्रोमाइज्ड, लीगल फिक्शन है। और ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो सॉवरेनिटी है ना, ये थोड़ी सी डाइल्यूट्स हो सकती है। तो ग्लोबलाइजेशन हो सकती है, लेकिन क्या ऐसा होता है? लेकिन नहीं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है कि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ए डाइल्यूशन ऑफ सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का डाइल्यूशन नहीं होता है। ग्लोबलाइजेशन से हमारी सॉवरेनिटी कोई इफेक्ट नहीं पड़ती, बट इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द मैनर। समय के साथ बदलाव जरूरी है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन क्या चाहती है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो हमारी सॉवरेनिटी और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। तो जितने भी ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह है, ये हमारी सॉवरेनिटी को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, डाइल्यूट्स नहीं कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि डाइल्यूट्स कर देती है, नहीं। अब हमेशा याद रखिए कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी सॉवरेनिटी इफेक्टेड नहीं होती, डाइल्यूट नहीं होती, बट ये मॉडिफिकेशन है। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, हमारी सॉवरेनिटी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले इंश्योर कर दिया था कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है इंटरनेशनल स्फीयर के टाइम पर, वो से हमारे जो
जो लोगों के इंटरेस्ट है हम उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। तो हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, और वहां पर हम क्या करेंगे बेटा, विजिलेंट करेंगे इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। हम अपने लोगों के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। एक रिसेंट डिबेट भी हो रही है इस तरह की WTO विथ रिगार्ड टू द फूड सब्सिडी। इन केस टू पॉइंट कर सकते हैं हम लोग कि WTO में हम बहुत सारी चीज़ों पे दुनिया के सभी देश हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि भारत को जो जो फार्मर्स को जो सब्सिडी देते हैं, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी वगैरह, उसको समाप्त करना चाहिए, कम करना चाहिए। लेकिन भारत कहता नहीं है, हमारे लोगों के हित में नहीं है, तो हम अपनी सॉवरेनिटी के साथ कोई भी समझौता नहीं कर रहे हैं। तो बात समझ में आया कि सॉवरेन क्या मतलब हो गया। अब सॉवरेन के साथ हम एक दूसरा जो मुद्दा है, जो बड़ा मुद्दा है जो चला आ रहा है, वो है सोशलिस्ट का मुद्दा। जो सेकंड वर्ड है हम सोशलिस्ट, हम सोशलिस्ट को देखेंगे कि ये क्या कहता है। जो सेकंड है ना बेटा, वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट को हम लोग बोल सकते हैं समाजवादी। The term related with the socialist is defined in Hindi like समाजवादी। समाजवादी क्या होता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट कंटेंट है बहुत सारे। अगर आप इस वर्ड को देखें, वैसे ये वर्ड है ना, ये जो सोशलिस्ट वर्ड है ना, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया था, अमेंडमेंट के थ्रू आता है, ठीक है। जब ये वर्ड आया, और ये वर्ड आया था 1976 में, अब थोड़ा सा समझना है, ये वर्ड आया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू, ठीक है। लेकिन इससे पहले से भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म का इनपुट दिखाई देता है। जैसे आप देख सकते हैं our constitution already had a socialist input like some certain directive principles। हमने DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहां पर हमने बात की। स्पेशली आर्टिकल आप देख सकते हो 39B। अगर आप इसके 39B को देखें और 39C दोनों को देख सकते हैं, 39B और C, तो दोनों में सोशलिस्ट कंटेंट है, ठीक है। ये पहले से ही मौजूद था, 42nd अमेंडमेंट तो बहुत बाद में आया। तो सोशलिज्म का क्या मतलब है? सोशलिज्म इज इन्वेस्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट द यूजुअल स्कीम ऑफ स्टेट सोशलिज्म, ठीक है। तो ये क्या बताता है बेटा, सोशलिज्म में हमारे यहाँ क्या इन्वॉल्व होता है? नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है सोशलिस्ट का मतलब? जब शुरू में हमारा संविधान बना तो इसने क्या बात की? इसने बात की नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्शन ऑफ स्टेट्स। जो सोशलिस्ट है, जो वर्ड है, वो क्या बताता है? नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्शन ऑफ स्टेट्स की बात कर रहा है बच्चों। अब ये देखो, अगर ये नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्शन ऑफ स्टेट की बात कर रहा है सोशलिज्म, तो स्टेट सोशलिज्म ऐसा होता है, स्टेट सोशलिज्म। अगर ये बात कर रहे हैं तो हम इसको एक टर्म इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, और इसके लिए हम लोग टर्म जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या है बेटा? इसको बोलते हैं स्टेट सोशलिज्म। तो ये जो फंक्शन है ना बेटा, ये जो फंक्शन है, ये एक प्रकार से क्या है बेटा? ये स्टेट सोशलिज्म है। दिस इज द स्टेट सोशलिज्म। और स्टेट सोशलिज्म में क्या हो रहा है? नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्शन ऑफ स्टेट में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका नेशनलाइजेशन होता है, ठीक है। यहां पर एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है, एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता। जहां पर भी स्टेट सोशलिज्म होता है, नेशनलाइजेशन होता है ऑफ ऑल द प्रोडक्शन ऑफ द स्टेट। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है ना बेटा, ना, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी इसका कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी किसकी होती है? देश की होती है, नेशंस की होती है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन हमारा जो इंडियन सोशलिज्म है ना, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। हमारा जो इंडियन सोशलिज्म है, बट अगर आप इंडियन सोशलिज्म देखें, अगर आप इंडियन सोशलिज्म को देखें तो ये जो है ना, वो क्या है बेटा? ये डेमोक्रेटिक है, ये डेमोक्रेटिक सोशियोलिज्म है। हमने चाइना वाला सोशलिज्म नहीं अपनाया, हमने USSR वाला सोशलिज्म नहीं अपनाया, ठीक है।
और ये क्या है, जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है ये इन्फ्लुएंस बाई है फेबियनिज्म। ठीक है, ये जो है ना, ये इन्फ्लुएंस्ड है फेबियनिज्म से। ये क्या है बेटा, ये वहां से फेबियनिज्म से क्या है बेटा, ये इन्फ्लुएंस्ड होता है। मतलब एक ये पीसफुल ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ द सोसाइटी इन द पार्टिसिपेंट विद द स्टेट एंड नॉट अगेंस्ट द स्टेट। ये स्टेट के अगेंस्ट नहीं है, ये स्टेट के साथ पार्टिसिपेशन की बात करता है। मतलब पीसफुल ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी है। ठीक है, अपनी सोसाइटी का। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, जो इंडियन सोशलिज्म है ना, ये क्या कर रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द। तो इसलिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है यहां पर, ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी। It is the gradual transformation of the society. तो सोसाइटी इन पार्टिसिपेशन विद द स्टेट एंड नॉट अगेंस्ट द स्टेट। दिस सोशलिज्म इज नॉट अगेंस्ट द स्टेट। मेरी बात को बहुत ध्यान से याद करिए। तो एक वर्ड है सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, हम क्या कहना चाह रहे हैं। सोशलिज्म में देखा जाए यहां पर कैसा सीन दिखाई दे रहा है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया, ऑब्जर्व है that it principal aim to eliminate inequality of income, eliminate all the inequality, या कह सकते हो आप। तो ये क्या है, ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी। और ये जो ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी है ना, वो हमको कैसे मिलेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इन इक्वलिटी को दूर करना है, इलिमिनेट इनइक्वलिटी। तो ये क्यों लाया गया, इलिमिनेट इनइक्वलिटी के लिए। ये क्या कर रहा है, अपनी जो सोसाइटी में जो हमारी इनइक्वलिटी है ना, उसको एलिमिनेट करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको लाने की जरूरत पड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात बोल रहे हैं। अब देखो, अब ये सारी चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको यही बोला हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ को बढ़ाना के लिए बहुत जरूरी है सोशलिज्म। इसलिए क्या कर रहा है बेटा, ये एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश है। ठीक है बेटा, इट नॉट सीक टू अबोलिश प्राइवेट प्रॉपर्टी। हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबोलिश करने का काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि साथ में चलते हैं, पब्लिक प्राइवेट दोनों की पार्टनरशिप के साथ चलेंगे। तो हमारा जो इक्वलिटी है यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम पब्लिक प्लस प्राइवेट प्रॉपर्टी दोनों को साथ में लेने की बात चल रही है। हमारा सोशलिज्म कुछ अलग तरह का है, इसलिए अपन ने इसको क्या बोला था, फेबियनिज्म से हमारा सोशलिज्म इफेक्टेड है। बताइए, यहां तक समझ में आ गया होगा ना। अब जो सबसे बड़ी बात है हम क्या कर रहे थे, अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर कर रहे हैं। क्यों, हम एलिमिनेट इनइक्वालिटी कर रहे हैं, इनइक्वालिटी को दूर करना, इट मींस द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर। हम नहीं कर रहे हैं टोटल नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी एंड इंडस्ट्रीज, नहीं करने जा रहे हैं हम पूरी इंडस्ट्रीज का, या कह सकते हो सभी प्रॉपर्टीज का राष्ट्रीयकरण करने नहीं जा रहे हैं। हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। हम पब्लिक और प्राइवेट, हम क्या कर रहे हैं बेटा, पब्लिक प्लस प्राइवेट प्रॉपर्टी दोनों के मिक्स की बात कर रहे हैं। हम इसी प्रकार की मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर साइड बाय साइड ग्रो कर सके। हम क्या चाह रहे हैं कि दोनों साइड बाय साइड ग्रो कर सके। तो इंडियन स्टेट क्या है बेटा, ये डिवेटिंग फ्रॉम इट्स पाथ ऑफ सोशलिज्म। जैसे हमने नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया 1991 में। अगर इसी पे हम फोकस करके देखें तो इसको मैं साफ कर देता हूं। अब देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम सोशलिज्म को थोड़ा सा अभी रिसेंट के साथ ऐड करके देखते हैं। थोड़ा सा डिटेल हो रहा है, लेकिन ठीक है, आपका एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम, आपके पीसीएस के एग्जाम कुछ डिटेल मांगते भी हैं। देखिए, हमने क्या किया, एडॉप्शन किया, और एडॉप्शन ऑफ नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी। हमने क्या किया है बेटा, हमने एडॉप्ट किया, क्या एडॉप्ट किया हमने, न्यू लिबरल, एडॉप्ट किया हमने न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को।
वो भी हमने कब किया था ये 1991 में। 1991 में ही तो एलपीजी आई थी। लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन 1991 में आया ना। ये क्या कर रहा था, ये डाइल्यूटेड कर रहा था जो सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स थे ऑफ द इंडियन स्टेट्स, उनको कर रहा था ना। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपनी सोशलिस्ट इकोनॉमी को क्या करने जा रहे थे, हम अपनी इकोनॉमी में एक नया वर्ड जोड़ रहे थे, न्यू लिबरल। अब हमारी इकोनॉमी कैसी हो जाएगी, दुनिया के साथ जुड़ेगी, हम वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करेंगे, लिबरलाइज होंगे ज़्यादा ज़्यादा, हम अपनी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन करेंगे, मतलब अब प्राइवेट कंपनियों को भी ज़्यादा मौके मिलेंगे। और ग्लोबलाइजेशन, जैसे दुनिया की ज़रूरत है उस हिसाब से हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। ग्लोबलाइजेशन होगा, नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, नई संभावनाएं आएंगी, नई मशीनें आएंगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो इकोनॉमी डेवलप करेगी। तो 1991 में ये जो फुटमार्क स्टेप था, इसने इंडियन इकोनॉमी को इतना उठा दिया कि इंडियन इकोनॉमी एक नई शेप में चली जाती है। और आज हम जो इंडिया को जिस फॉर्म में देख रहे हैं ना, उसकी शुरुआत तो 1947 के बाद ही रख दी गई थी, लेकिन 1991 में जब हम इस न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं तो अचानक हम तेजी से ग्रोथ करने लगते हैं। यही तो है कि सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स। तो अब 1991 से ऑनवर्ड्स देखना शुरू करें, ट्रेंड हैज बीन अवे फ्रॉम सोशलिज्म टू प्राइवेटाइजेशन, ऐसा लगता है, लेकिन आप दूर नहीं हुए हैं, ट्रेंड्स दिख रहा है। ट्रेंड्स हैज बीन अवे फ्रॉम द सोशलिज्म टू प्राइवेटाइजेशन, इन्वेस्टमेंट इन मैनी पब्लिक इंटरप्राइजेस, है ना, और वो बहुत बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आ रहा। अब मैनी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं, ये क्या कर रही हैं, रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर। अब इनको ओपन करा जा रहा है इस पॉलिसी के तहत। इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, कई सारी इंडस्ट्रीज जो रिजर्व थी, न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या हुआ, जो रिजर्व एरिया ऑफ इकोनॉमी था, अब इसको ओपन किया जा रहा है। क्या हुआ है, ये ओपन हो गया है, ओपन किसके लिए बेटा, फॉर द प्राइवेट प्लेयर। तो ये प्राइवेट प्लेयर के लिए क्या हो रहा है, ये अब ओपन हो गया। जब ये प्राइवेट प्लेयर के लिए ओपन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया है, अब रियल में आपको कंपटीशन दिखने जाएगा। अब रियल में आपको क्या दिखेगा, अब रियल में आपको ग्रोथ दिखने जा रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो ग्रोथ दिखेगी आपको। तो 1991 के बाद से, इसके बाद से क्या होता है, अब इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो ड्रास्टिकली इंक्रीज होने लगती है। क्यों, अब कंपटीशन आया तो ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट बनने शुरू हुए, तो लोगों में डिमांड बढ़ी, बाहर भी माल जाएगा। ठीक है, अब वो एरिया जो रिजर्व था, जो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व था, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज थी जो सिर्फ गवर्नमेंट ही जिन पर प्रोडक्शन कर रही थी, अब उसको भी खोला गया। तो इससे अचानक हमारी इकोनॉमी में बूम आता है। ठीक है, तो ग्रोथ है ना, ये देखा जाए तो अचानक बढ़ती है, और इसके बढ़ने से क्या होती है, ग्रोथ। और ग्रोथ जब भी होगी, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, तो क्या होंगे, जॉब क्रिएशंस होंगी, क्योंकि विदाउट द जॉब क्रिएशंस ग्रोथ हैज बीन मीनिंगलेस, बट विथ द जॉब क्रिएशन ग्रोथ हैज मोर मीनिंग। तो मतलब जॉबलेस ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, जॉब भी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब धीमे धीमे पॉवर्टी कम तो हो रही थी, लेकिन उसका एंड नहीं हो रहा था, एंड ऑफ मास पॉवर्टी नहीं दिखाई दे रहा। तो यहां पर थोड़ा सा फेलियर भी दिखता है, लेकिन हम उसकी बाद में बात करेंगे। वहां पर इकोनॉमी का टॉपिक है, उसको वहां से देखेंगे। तो हमें क्या ध्यान करना पड़ेगा, जो वर्ल्ड वाइड ट्रेंड था आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोशलिज्म
इन द यूएसएसआर, और जो ईस्ट एशियन कंट्रीज थी वहाँ पर यूएसएसआर 1990 में क्या हो गया था, कोलैप्स कर जाता है, तो वहाँ से सोशलिज्म का ट्रेंड भी कोलैप्स करने लगता है। अब आप देखेंगे प्राइवेट ओनर ऑफ द स्टेट एक्विजिशन आ गए, यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ है। और हमने क्या किया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1978 में, वहाँ से रिपीलिंग होती है आर्टिकल 31 की, रिपीलिंग है ना, ये क्या वर्ड है बेटा, रिपीलिंग होती है, रिपीलिंग ऑफ, हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे जब हम लोग वहाँ पढ़ेंगे आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 की, आर्टिकल 31 की रिपीलिंग हो रही है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था उस पर थोड़ा सा कुछ रिस्ट्रिक्शंस शुरू हो रहे हैं कि अब गवर्नमेंट चाहे तो उसको एक्विजिशन कर सकती है, ठीक है, रिपीलिंग हो रही है। और ये किसके द्वारा किया जा रहा है, बाय द 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा ये शुरू हो गया। अब तो लिमिटेशंस हो गए, लिमिटेशंस ऑफ न्यू लिबरल इकोनॉमिक मॉडल्स क्या हो गए, अब आपको लिमिटेशंस ऑफ न्यू लिबरल इकोनॉमिक मॉडल्स पर बहुत सारे लिमिटेशंस देखने लगा ये क्या हो गया, बट द आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ हैज बीन ब्राउट बैक इनटू द फोल्ड ऑफ पॉलिसी मेकिंग। लेकिन ये हमने सोशलिज्म को नहीं छोड़ा, हमने क्या किया, गवर्नमेंट इस आइडिया पे आज भी बनी हुई है, और इस आइडिया को बने रहने का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या है, टुडे हमारी गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज मेकिंग में जितना भी काम करती है वो सोशलिस्ट की वजह से तो करती है। तो न्यू लिबरल इकोनॉमिक मॉडल है ना, जो न्यू लिबरल जो इकोनॉमिक मॉडल है ये आज भी एग्जिस्ट करता है। क्या करता है, ये आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ है। क्या है बेटा, आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। ये क्या है बेटा, ये आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ है। और जब आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ होगा तो क्या होगा, सभी की ग्रोथ होगी। और ये हमें कहां दिखाई देता है, आइडिया ऑफ इंक्लूसिव सीन इन गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग। जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग है ना, वहां पर ये आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ दिखाई देता है। बताइए, यहां तक मेरे ख्याल में कोई भी डाउट्स आपको लग रहे हैं? अगर ऐसा लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई भी डाउट होगा। अपने फंडे को क्लियर रखिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, अपने माइंड में क्लियरिटी बना के चलिए। अगर आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट्स को आपके क्लियर होने चाहिए, फंडे क्लियर होने चाहिए, लाइफ के भी फंडे क्लियर होने चाहिए, एग्जाम के भी फंडे क्लियर होने चाहिए, और एग्जाम में जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके भी फंडे क्लियर रखने हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर आप क्या कर पाएंगे, अपने कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाएंगे। हमेशा अपने कॉन्सेप्ट को रिलेट करने की कोशिश करनी। जब हम अपने कॉन्सेप्ट को रिलेट करना सीख लेंगे तो बस यही तो चाहती है यूपीएससी। दिस इज द डिजायर ऑफ यूपीएससी। तो हमें क्या करना है, हमको यूपीएससी के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करना है। यूपीएससी कोई भी एग्जाम जो डिमांड कर रहा है ना उसके अकॉर्डिंगली, तो इस प्रकार से आप रिलेट करेंगे इन वर्ड को। चलिए, अब हम नेक्स्ट वर्ड है ना वो हम सेकुलर को देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, सेकुलर क्या क्या मतलब है अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे।